हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल द CMA एकेडमी। आज हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। पहले तो इसके लिए सॉरी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के एग्ज़ाम कैसे गए हैं। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसे गया है। जो जनवरी में भी CMA इंटर वालों का एग्ज़ाम हुआ था, और जो भी फाउंडेशन का प्रिपरेशन करने एग्ज़ाम देने के बाद जो इंटर में आए हैं, वो अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं CMA के लिए, वो भी अपना यहाँ पे कमेंट में बताइएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने पहले कुछ वीडियोस जो चैप्टर्स के हैं वो यूट्यूब चैनल पे है। इसके जो पिछले वीडियोस की लिंक होगी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में की वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप उन वीडियो को देख भी सकें। कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखा है वहाँ यूट्यूब पे। हमारे चैप्टर्स हैं, एक सैलरी का है, सैलरी पूरा वहाँ पे टॉपिक है, और PGBP। ठीक है, सैलरी और PGBP करा रखा है क्योंकि उस टाइम मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा, इसलिए मैंने वहाँ पे करा दिया था सैलरी और PGBP। और आज थर्ड टॉपिक कराऊंगा मैं हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे कैसे है। पहले सैलरी पढ़ेंगे, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कैपिटल गेन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद PGBP पढ़ेंगे। क्यों ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि इसका कुछ रीज़न है, मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो सैलरी और PGBP अपलोड हो रखा है। मैंने सैलरी PGBP उस टाइम पे इसलिए अपलोड किया था क्योंकि उस टाइम पे किसी को सैलरी और PGBP में डाउट हो रहा था, तो इसलिए मैंने सैलरी और PGBP उस टाइम अपलोड कर दिया था। और हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स में किसी को कुछ भी डाउट नहीं था, इसलिए मैंने वह उसको छोड़ दिया। ठीक, तो अभी फ़िलहाल हम अपना हाउस प्रॉपर्टी स्टडी नोट नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हमारा सेकेंड हेड होता है। हेड ऑफ इनकम में, हेड्स ऑफ इनकम में हमारा ये क्या है? दूसरा हेड है। ठीक है, कौन सा हेड है? दूसरा हेड है। हम थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, आप उनकी भी प्रैक्टिस करना। और MTP RTP भी देख लो, MTP RTP भी क्वेश्चंस करते रहना। ठीक है, अब बताता हूँ क्या है हाउस प्रॉपर्टी। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें क्या करना, जब आप पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लेना, क्वेश्चंस कर लेना। क्वेश्चंस करने के बाद जो बुक के क्वेश्चन होंगे, इंस्टीट्यूट के बुक के क्वेश्चन होंगे, वो कंप्लीट कर लेना। उसके बाद MTP RTP प्रीवियस ईयर के जितने भी हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस होंगे वो कर लेना। इससे क्या होगा, आपका एग्ज़ाम होने से पहले एक बार आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, आपने पूरी बुक सॉल्व कर ली, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने MTP RTP प्रीवियस क्वेश्चन के सारे कंप्लीट कर लिए। अब उसके बाद क्या करना, फिर जब आपने नेक्स्ट चैप्टर पर जाना, नेक्स्ट चैप्टर का भी सेम ऐसे ही करना। जितने भी चैप्टर्स है इसमें आप सबका ऐसे सभी चैप्टर को आपको ऐसे ही करने हैं। उसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे तो आप क्या करेंगे, एक बार जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या फिर जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा उस नोट से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप नोट्स पढ़ लेंगे फिर आप उन्हीं RTP MTP और प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैंने यही आजमाया है, मैंने यही किया था अपने टाइम पे, जब मैं ये रिवीजन और जब इसको सॉल्व कर रहा था, पेपर मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था, मैंने यही किया था और मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प उस टाइम मिली थी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करने से मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें सेक्शन आता है सेक्शन 22। इसका चार्जिंग सेक्शन है। जैसे कि सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या था, 15 था। सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या था? सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या था? सैलरी का चार्जिंग सेक्शन था सेक्शन 15। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको सेक्शंस याद कैसे करने हैं, मतलब बहुत सेक्शंस हैं, बहुत सेक्शंस में कैसे याद करने हैं। अब जैसे कि इसमें क्या है, इसमें मैंने कैसे याद किया, सेक्शन 22, 23, 24, 25 और 26 नहीं है, 27 है। ठीक है, इसमें सेक्शन 26 नहीं है, 27 है। 27 भी जो सेक्शन है वो सेक्शन रिलेट करता है क्लबिंग ऑफ इनकम से। सेक्शन 27 जो है वो रिलेट करता है क्लबिंग ऑफ इनकम से, वो सेटअप होने पहले है। ठीक है, सेटअप सेक्शन 73 है और क्लबिंग क्या 64 है। तो ये जो सैलरी का सेक्शन है वो सेक्शन 15 है, और हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 22 है। ठीक है, सेक्शन 22 और चार्जिंग सेक्शन का क्या मतलब है? चार्जिंग सेक्शन का मतलब यहाँ पे कि आप ये चार्ज कैसे करेंगे, उस प्रॉपर्टी पे कैसे आप इनकम लगाएंगे, कैसे आप चार्ज करेंगे, कैसे आप टैक्स निकालेंगे उस प्रॉपर्टी का, तो वो होता है चार्जिंग सेक्शन। वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 22 का। सेक्शन 22 के बारे में क्या लिखा हुआ है, द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी।
एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब बोल रहा है कि आप पूरे साल की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो क्या होगी, कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग, कंसिस्टिंग करेंगे कोई भी बिल्डिंग हो, किसी भी तरह की बिल्डिंग हो, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, एनी बिल्डिंग और लैंड अप्रूटेंट, अप्रूटेंट मतलब जो होता है कि जिनको आपने रेंट पे दे रखा है या फिर उसका पार्ट, देयर टू ऑफ विच असेसी ऑफ द ऑनर, विच असेसी इज द ऑनर, जो असेसी है इस लैंड का या जो ऑनर है उस लैंड एंड बिल्डिंग का, अदर देन सच पार्टीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एज मे बी ऑक्यूपाई, जो भी प्रॉपर्टी है चाहे वो पार्ट में हो या फिर होली ऑक्यूपाइड है, फॉर द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम shall be chargeable to income tax under the head of income from house property। ये बोल रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी हो जो एनुअली के तौर पे हम निकालेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी हो जो हम एनुअली के तौर पे निकालेंगे, कंसिस्ट करेंगे कोई भी बिल्डिंग हो या लैंड हो, कोई भी बिल्डिंग या लैंड हो, ठीक है, और वो असेसी जो हो वो उसका ऑनर होना चाहिए, जो असेसी है वो उसका ऑनर होना चाहिए, चाहे अब उसका पार्टीशन, मतलब एक देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल तौर बना रहा हूँ, ये एक बिल्डिंग है, ये एक लैंड है, ठीक है, ये एक लैंड है, इसको क्या बोलेंगे, लैंड, ठीक। इस लैंड में क्या है, आधा जो है यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं, आधे पार्ट में आप स्टे कर रहे हैं और आधे पार्ट में आप बिजनेस कर रहे हैं, तो चाहे वो दोनों, चाहे आप पार्टीशन हो या पार्टली हो, और दूसरा क्या है, ये मान लो ये होल जो है वह आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, ये लैंड है और ये लैंड के ऊपर ही तो बिल्डिंग बनेगी, तो लैंड के ऊपर जो बिल्डिंग बनी चाहे वो होल आप यहाँ पे स्टे कर रहे हो चाहे आप पार्टली स्टे कर रहे हैं, तो आपको उसकी एनुअल प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकालनी पड़ेगी अंडर हेड 2 में। सेक्शन 22 बताता है, ये कौन बोलता है, सेक्शन 22 बोलता है कि आपको कोई भी हो, चाहे वो पार्टली हो, चाहे वो पार्टली यूज़ कर रहे हो चाहे वो होली यूज़ कर रहे हैं, आपको दोनों को चार्जेबिलिटी निकालनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 22, ये बोलता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। अब यहाँ पे और डिस्क्राइब किया गया इमेज से डिस्क्राइब किया गया है, क्या डिस्क्राइब किया गया है, इमेज से डिस्क्राइब क्या किया गया है, देखो बोल रहा है इट इज़ एन एक्सेप्शनल फीचर of this head that rather than annual income from house property, earning capacity of house property is taxable, as stated under section 22 that annual value of the house property is taxable rather than actual income of property, annual value being discussed in later of this chapter। जो annual value है वो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, बाद में डिस्कस करेंगे, मैं बता दूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी हम सेक्शन जब 23 पढ़ेंगे, अभी हम सेक्शन 22 पढ़ रहे हैं बिकॉज चार्जेबिलिटी पढ़ रहे हैं, जब सेक्शन 23 पढ़ेंगे कि किस किस हेड में कैसे कैसे प्रॉपर्टी को हम चार्ज करेंगे, उसमें ये बताएगा एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी टैक्स्ड अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो भी एनुअल वैल्यू होगी वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल की जाएगी, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। ये कुछ कंडीशंस होंगी, ये कुछ फॉलोइंग जो नीचे दी गई है उनके बिहाफ पे ये चार्जेबिलिटी की जाएगी एनुअल वैल्यू की, ठीक, हाउस प्रॉपर्टी में। कैसे बोलेंगे, जो भी एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी की होगी वो चार्जेबिलिटी होगी हाउस प्रॉपर्टी में, कहाँ होगी, चार्ज होगी हाउस प्रॉपर्टी में, एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी चार्ज होगा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में, ठीक है। ये शॉर्ट में डायग्राम बना लेना। अब यहाँ पे देख लो, हाउस प्रॉपर्टी है, ऑनर है और नॉट यूज्ड इन बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो क्या होगा, हाउस प्रॉपर्टी है, ऑनर है, हाउस प्रॉपर्टी का ऑनर तो ऑब्वियस सी बात होगा, लेकिन अगर वो बिजनेस में यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर वो बिजनेस में यूज़ कर रहा है तो उसका क्या आएगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज होगा। अगर वो सेल्फ स्टे कर रहा है वहाँ पे, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो भाई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तो आएगी, बट चाहे वो नेगेटिव भी आ सकती है और नील भी आ सकती है, वो हम अभी आगे चल के बात करते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी है, देयर मस्ट बी टू प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपरूटेड देयर टू, मतलब यहाँ पे कोई लैंड एंड बिल्डिंग तो होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, उसे हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं। हाउस प्रॉपर्टी किसी मशीन और प्लांट मशीनरी को तो बोलते नहीं हैं, उसको हम असेट बोलते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में क्या होगा, कोई एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग तो लैंड और बिल्डिंग तो होनी चाहिए। दूसरा,
असेसी इज द ऑनर इंक्लूडिंग डीम्ड ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। असेसी ऑनर भी होना चाहिए, जो ऑनर होगा वो असेसी भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। असेसी का मतलब यहाँ पे इनकम टैक्स में बोला गया है जो उस बिल्डिंग या लैंड का मालिक हो। इनकम टैक्स के लैंग्वेज में असेसी बोला गया उसको, ठीक है। इंक्लूडिंग डीम्ड ऑनर भी होगा, हम उसे ऑनर मान भी लेंगे वहाँ पे, जैसे कि पीजीबीबी में सेक्शन 31 बोलता है, ठीक है। वहाँ पे जब कोई टेनेंट रिपेयर और वो करता है तो उसको डीम्ड बिल्डिंग मान के उसको हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, सेक्शन 30, याद करो, ठीक है। नॉट यूज इन अ बिजनेस और प्रोफेशन, नॉट यूज इन अ बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या बोलता है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में उस बिल्डिंग या लैंड का यूज नहीं किया गया है। तो क्या बोलता है, सच प्रॉपर्टी इज नॉट यूज फॉर द बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ टैक्सेबल बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड बाई ऑन द ऑनर। अगर कोई ऑनर जो ऑनर या जो असेसी है उस प्रॉपर्टी या उस लैंड का या बिल्डिंग का बिजनेस में यूज़ नहीं करता, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये वो स्टे है, यहाँ पे वो रहता है, तो इसको हम बोलेंगे ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। जैसे कि आप जहाँ रहते हैं, जहाँ पे आप ये वीडियो बैठ के देख रहे हैं, ये आपका अपना घर है या आप रेंट पे रहते होंगे, ठीक है। मान लेते हैं जिनका अपना घर है तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगा। जैसे आप अब अगर आप गांव में देख रहे हैं तो गांव में जिनका अपना घर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो वो सोने ना उसका रेंट देंगे, उसका टैक्स पे करेंगे। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड का भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम आती है। अगर मान लो आपने किसी प्रकार का लोन लेके आपने अपना घर खरीदा है या कई तरह का लोन जा रहा है घर का, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स में जाता है, वहाँ से आपको माइनस या नेगेटिव इनकम आती है। हम वो बात करेंगे सेक्शन 23 के अंदर में, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया, ठीक, थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे कवर करेंगे, बिकॉज अभी हमारे पास जून तक का टाइम है, ठीक है। तो ये जो इतने भी पेंसिल से लिखी हुई इसको अवॉइड करना। एक्चुअली क्या, ये मेरी ही बुक है और इसको मैं पढ़ता रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स मुझे पसंद है। पहला कंडीशन 1 बोलता है, कंडीशन 1 क्या है, बिल्डिंग और लैंड, ठीक है, और अपार्टमेंट, ठीक। क्या बोलता है, द टर्म हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट डिफाइंड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी के बारे में तो नहीं बताया गया है, ओके। हाउएवर वेरियस जुडिकल इंटरप्रिटेशन हैव कंस्टिट्यूट द टर्म हाउस प्रॉपर्टी। कुछ जुडिकल इंटरप्रिटेशन से निकाला गया है, कुछ और अदर लॉ या किसी ने और भी लोगों ने ये बताया गया है, क्या क्या इंटरप्रिटेशन निकाला गया है कि एनी लैंड सराउंडेड बाई वॉल हैविंग अ रूफ और नॉट, कोई भी ऐसी ज़मीन हो जो उसके चारों तरफ रूफ हो, छत हो और ना हो, ठीक है, उसको हम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। जैसे क्या कि मान लो ये एक ज़मीन है, ये ज़मीन है, ठीक है, ये क्या है, लैंड है, ये लैंड है। उसके बाद बोल रहा है कि इस लैंड के ऊपर जो छत होती है, ये छत मान लो ये छत है, ठीक है, ये छत है, ये छत बन गई, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी ख़राब है, मैं क्या बोलूँ। ये ज़मीन थी, ये जो मैं शेड कर रहा, हल्का हल्का जो शेड कर रहा हूँ, ये ज़मीन है, ठीक है, और ये जो लाइन खींच रहा हूँ ये हमारा क्या है, वो छत है। अगर छत है या ना हो तब भी उसको हम हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे, ठीक है। उसका बोला एनी लैंड और अप्यूटेंट टू बिल्डिंग, कोई भी ऐसी लैंड है जिसके ऊपर हम लोगों ने बिल्डिंग बना रखी है तो भी वो हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ठीक है। नोट क्या है, बिल्डिंग इंक्लूड्स एनी इंक्लोजर ऑफ अ ब्रिक मतलब ईंट की बात कर रहा हूँ मैं, स्टोन वर्क और इवन मड वॉल्स, ठीक है, तो वो भी हमारी बिल्डिंग मानी जाएगी, बिल्डिंग में इंक्लूड होगा। कोई भी ईंट हो, पत्थर हो या कोई भी तरह का सीमेंट बालू से अगर वो बना है तो वो भी बिल्डिंग ही माना जाएगा। बिल्डिंग इंक्लूड रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल हाउस, मैंने ये पहले बताया था, बिल्डिंग में चाहे कोई सी भी बिल्डिंग हो वो हम इसको कंसिडर करेंगे एज ए हाउस प्रॉपर्टी। वैकेंट लैंड का मतलब ये कि वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, खाली है, वैकेंट है, ठीक है। जैसे हम वैकेंसी बोलते हैं ना, खाली अभी वैकेंसी रिक्रूट करना है, तो वैसे यहाँ पे वैकेंट लैंड के बारे में बोल रहा है। वैकेंट लैंड का मतलब है कि अभी वो घर खाली है या ज़मीन वो अभी खाली है। वैकेंट लैंड इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी, वैकेंट लैंड जो अभी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। हैंस इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ अ वैकेंट लैंड इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द इनकम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में
लैंड जो वैकेंट लैंड होता है उसको टैक्सेबल नहीं करते, बट अदर हेड में उसकी टैक्सेबिलिटी होती है, जैसे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में और बिजनेस इनकम में। ठीक है, यहाँ लिखा है ना कि अंडर दिस हेड में टैक्सेबल नहीं होती, बट टैक्स एज ए बिजनेस इनकम और अदर सोर्स। ठीक है, अदर सोर्स में इसकी टैक्सेबिलिटी की जाती है। उसके बाद रूफ इज नॉट नेसेसरी फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। रूफ क्या नेसेसरी नहीं है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए। अ लार्ज स्टेडियम और ओपन एयर स्विमिंग पूल इज ऑल्सो कंसिडरिंग अ बिल्डिंग। जो स्टेडियम है जहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते हैं, और जो स्विमिंग पूल होता है हमारे घर में आसपास क्या होता है, वैसे तो गांव के इलाके में तो बहुत कम स्विमिंग पूल होता है, वहाँ पे तो तालाब में लोग खेलते हैं। ठीक है, वहाँ पे तालाब में लोग स्विमिंग करते हैं, लेकिन जो थोड़े बड़े एरियाज़ हैं वहाँ पे जो थोड़े रिच लोग हैं वह करते हैं अपने स्विमिंग पूल बनवाते हैं घर में, तो उनको भी हम क्या मानेंगे, उनको भी हम अपना बिल्डिंग ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, इट शुड बी परमानेंट स्ट्रक्चर मीट अ यूजफुल पर्पज़। ये क्या होना चाहिए, परमानेंट, ये भी होना चाहिए कि ये परमानेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए या और ये यूज़फुल होना चाहिए, अनयूजफुल तो नहीं रखेंगे ना। ठीक है, इफ़ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ सेवरल फ्लैट, अगर एक बिल्डिंग में सेवरल फ्लैट है जिसमें फ्लैट्स बनती हैं, ठीक है, देन ईच फ्लैट इज ए कंसिडर्ड सेपरेट हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, जो बिल्डर्स होते हैं वो फ्लैट्स बनाते हैं, मतलब एक ज़मीन ले लेंगे किसी से और ज़मीन पे बना देंगे बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स, 10 माले की, 15 माले की, 15 मतलब 15 फ्लोर्स की, 10 फ्लोर 15 फ्लोर्स की वो अपनी बिल्डिंग बना देते हैं। उस बिल्डिंग में हर एक फ्लोर पे 4 से 5 रूम रहते हैं, तो उन जो रूम 4-5 रूम हैं उनको हम सेपरेट कंसिडर करेंगे हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड इनकम्प्लीट एंड रन एंड डिमोलिश्ड हाउस कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ हाउस प्रॉपर्टी। कोई भी इनकम्प्लीट हाउस प्रॉपर्टी है, इसका इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, इनकम्प्लीट का मतलब यहाँ पे है कि आपने घर बनाना शुरू किया, किसी भी कारण से अगर आप अभी घर नहीं बना पा रहे हैं तो उसको हम इनकम्प्लीट हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे और वो हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब अभी आपने सिर्फ क्या कर रखा है, दीवारें ही बना रखी है, सिर्फ दीवारें ही खड़ी कर दी है और उसके ऊपर अभी कुछ किया नहीं है, या फिर आपने सिर्फ ईंट ला के रख दिया है तो अभी तक आपने उसको जोड़ा ही नहीं है, या फिर सीमेंट की बोरी ला के रख दी, बालू ला के रख दिया, गिट्टी ला के रख दी, अभी इसका जोड़ भी नहीं शुरू किया, तो वह इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। ठीक है, और भी जो भी है, पार्किंग एरिया हो, अप्रोच रोड्स हो, बैक यार्ड्स हो, कर्ट यार्ड्स हो, एट्सेट्रा, वो सब हमारे बिल्डिंग के ही पार्ट माने जाएंगे। ठीक है, जो भी पार्किंग एरिया हो, जो भी हमारा बैक यार्ड होता है जिसमें हम अपना सब्जी उब्जी उगाते हैं, खासकर तो शहरों में होता है, गांव के इलाके में तो बड़े बड़े खेत होते हैं। ठीक है, बैक यार्ड तो सिर्फ शहरों के लिए होता है ताकि हम थोड़ा वहाँ पे बैठ सकें और थोड़ा अपना सब्जी उब्जी जो ऊपर छोटा धनिया उनिया उगा सकें, उसके लिए बैक यार्ड या फिर जो भी अपना यूज़ करने के लिए करते हैं वो वहाँ पे होता है। ठीक है, मैं बैक यार्ड की इमेज आपको दिखा दूँ, आपको शो हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। ठीक, तो ये हमारा हो गया बिल्डिंग और लैंड के बारे में। अब दूसरा आता है ऑनर के बारे में। ऑनर कौन होता है, ऑनर के लिए देखो, अब ऑनर के पढ़ा देता हूँ। एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज असेस्ड टू टैक्स ओनली इन द हैंड्स ऑफ ऑनर। जो भी एनुअल वैल्यू होगी प्रॉपर्टी की वो सिर्फ टैक्स होगा असेसी के हाथ में। असेसी का मतलब यहाँ पे बोल रहा हूँ ऑनर के हाथ में टैक्स होगा। इवन इफ ही इज नॉट अ रिसिप्ट ऑफ एनी इनकम, अगर वो किसी तरह का इनकम रिसीव नहीं कर रहा है, या फिर एनी पर्सन अदर देन ऑनर, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अदर देन ऑनर है, मतलब ऑनर नहीं है, even though he is a recipient of a rent shall not be liable to tax under the head. That is why income from subletting is not taxable under this head. ठीक है, अब सुनो, मान लो कि आपके यहाँ पे एक मकान मालकिन है, आप मालिक हो। ठीक है, आप मालिक हो और आपके बिहार पे कोई और जाता है रेंट लेने के लिए। ठीक है, कोई और रेंट लेने जाता है तो उसको हम सब लेटिंग बोलते हैं, सब ऑनर बोलते हैं। ठीक है, उस सब ऑनर को हम टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज वो आपके बिहाफ पे गया है तो वो आपके पे टैक्स लगेगा। ठीक है, तो वो जो लगेगा उसके हाथ में टैक्स नहीं लगेगा। अगर वो आपके बिहाफ पे जा रहा है, मतलब वो आपके बिहाफ पे ऑनर बन के जा रहा है, तो उसकी इनकम टैक्सेबिलिटी होगी इन द हेड ऑफ अदर सोर्स में। यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसकी टैक्सेबिलिटी होगी। एक एग्जांपल भी गिवन है, तो एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एग्जांपल क्या है,
मिस्टर एक्स बीइंग एन टेनेंट, मिस्टर एक्स का एक टेनेंट है, एक रेंटल है, एक रेंट पे रहने वाला व्यक्ति है। ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर्ड, हाउस प्रॉपर्टी उसने एक्वायर्ड किया है मिस्टर एक्स ने, जो कि वो टेनेंट पे है। इट एट ए मंथली रेंट 10,000 रुपये फ्रॉम मिस्टर वाई और ऑनर ऑफ सच हाउस ऑफ प्रॉपर्टी। और क्या है कि वो मंथली रेंट उसका 10,000 रुपये जाता है वाई से, वाई को देता है, और वाई क्या है, वो उस बिल्डिंग का ऑनर है। मिस्टर एक्स सबलेट द प्रॉपर्टी टू मिस्टर जेड फॉर मंथली रेंट ऑफ 12,000 और इनकम फ्रॉम सबलेटिंग इज 2,000 रुपीज़ पर मंथ इज टैक्सेबल बिजनेस इनकम और एज ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके, क्या बोलता है, मिस्टर एक्स क्या है, एक टेनेंट है और हाउस प्रॉपर्टी में इसने एक्वायर्ड कर रखी है जिसकी मंथली रेंट 10,000 रुपये है वाई से। और क्या करता है, अब देखो यहाँ पे एक चैन बन गई है। चैन कैसी बन गई है वो ज़रा ध्यान देखो, यहाँ से देखो कि एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है, वो उसने हाउस प्रॉपर्टी लिया किस पे, रेंट पे, जिसकी रेंट कितनी है 10,000 रुपये पर मंथ। कितनी है 10,000 रुपये पर मंथ। मिस्टर एक्स ने क्या किया, इसी हाउस प्रॉपर्टी में मिस्टर जेड को रख लिया और इससे रेंट रिसीव कर रहा है कितना, 12,000 रुपये पर मंथ। अब सुनो, और किसको पे करेगा, ये पे करेगा मिस्टर वाई को, सॉरी मिस्टर एक्स को पे करेगा, मिस्टर एक्स को पे कर, और मिस्टर एक्स किसको पे करेगा, मिस्टर वाई को, बिकॉज इसका जो ट्रू ऑनर है वो कौन है, और इसका जो ट्रू ऑनर है, और ट्रू ऑनर कौन है, मिस्टर, इसका जो ट्रू ऑनर है, ट्रू ऑनर कौन है, इसका ट्रू ऑनर मिस्टर वाई है। कौन है इसका ट्रू ऑनर, ट्रू ऑनर कौन है, वाई, ठीक है। और ये कौन है, ये सब ऑनर है, ये सब लेटिंग बोलते हैं इसको, अभी मैंने तो बताया था, इसको सब लेटिंग बोलते हैं। लेटिंग का मतलब यहाँ पे है, लेटिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि पहले एक्स ने लेट कर लिया, ठीक है, उसके बाद जेड को लेट कराने के लिए बोल दिया, ठीक है। या फिर ऐसे बोल दो कि पहले वाई ने लेट किया और एक्स ने सब लेट किया, ठीक, ये भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। और जो डिफरेंस आ रहा है 2,000 रुपये का, ये एक्स की इनकम मानी जाएगी और ये अदर सोर्स में टैक्सेबिलिटी की जाएगी, ठीक। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, चलो ऑनर तक का हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। ऑनर इंक्लूड्स, चाहे वो लीगल ऑनर हो, बेनिफिशियल ऑनर हो या फिर डीम्ड ऑनर हो। यहाँ पे 3 नाम बताए गए ऑनर के। कितने नाम बताए गए हैं, 3। क्या क्या है, चाहे वो लीगल ऑनर हो, बेनिफिशियल ऑनर हो या फिर डीम्ड ऑनर हो, तीनों ऑनर यहाँ पे माने जाएंगे, ठीक है। ओके, अब आते हैं लीगल ऑनर कौन होता है। लीगल ऑनर का मतलब मैं एक बताता हूँ, जिसका उस प्रॉपर्टी पे टाइटल, जिसके डीड या एग्रीमेंट पे, स्टैम्प पे नाम लिखा गया हो, ठीक है। क्या है, लीगल ऑनर मीन अ पर्सन हु हैज़ अ लीगल टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट एटसेट्रा। इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसका उस प्रॉपर्टी के टाइटल पे नाम लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर द प्रॉपर्टीज एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है। उसके बाद बोला कि बेनिफिशियल ऑनर कौन होता है। बेनिफिशियल ऑनर का मतलब ये है, फॉर इनकम टैक्स पर्पज इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द प्रॉपर्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द असेसी। इनकम टैक्स पर्पस से ये बोलता है कि प्रॉपर्टी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो रजिस्टर्ड हो असेसी की पर्पस से। इफ़ द असेसी इज enjoying द प्रॉपर्टी एज एन ऑनर फुल एक्सटेंड द he will be treated as a beneficial owner of such property and will be charged under the income from house property। इसका बोलने का मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर जो असेसी जिसका रजिस्टर्ड नहीं है हाउस प्रॉपर्टी, जिसका इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, और वो असेसी फुल्ली इंजॉयड कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी को, असेसी फुल्ली इंजॉय कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी को, तो उसको हम बेनिफिशियल ऑनर मानेंगे, बिकॉज वो बेनिफिट रिसीव कर रहा है। और अंडर द इनकम टैक्स जो भी उसकी इनकम या लॉसेस होगी वो हाउस प्रॉपर्टी में शो किया जाएगा, ठीक है। फिर आता है फिक्शनल ऑनर और डीम्ड ऑनर। क्या होता है फिक्शनल ऑनर और डीम्ड ऑनर, ये सेक्शन 27 की बात है। सेक्शन 27 हम सीरीज वाइज पढ़ेंगे। 22 पढ़ा, 23 पढ़ेंगे, 24 पढ़ेंगे, 25 पढ़ेंगे, देन उसके बाद 27 पे आएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आगे हम लोग यहाँ पे 27 में 3 क्लासेस हैं, उनके हमें पढ़ने हैं, तो मैं इसको नहीं पढ़ाऊँगा बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न। तो यहाँ पे पहला कंडीशन पढ़ा था, दूसरा कंडीशन पढ़ लिया। अब एक तीसरा कंडीशन है कि प्रॉपर्टी इज नॉट यूज इन बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड बाय द ऑन असेसी, कैरिड ऑन बाय असेसी। ठीक है, क्या है इसको पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद सम क्लासेस ऑफ ऑनरशिप पढ़ेंगे। 26 यहाँ पे को ऑनरशिप लिखा हुआ है, फिर 23 पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। ठीक, तो प्रॉपर्टी इज नॉट यूज फॉर द बिजनेस ऑन प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय असेसी। क्या इसका मतलब होता है? व्हेन अ पर्सन कैरी ऑन अ बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑन हिज प्रॉपर्टी वैल्यू दैट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ अंडर द सेक्शन ऑफ 22 प्रोवाइड इनकम सच बिजनेस चार्जेबल। ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन अपने हाउस प्रॉपर्टी ऑन हिज प्रॉपर्टी पे, तो एनुअल वैल्यू जो होगी टैक्सेबल नहीं होगी, टैक्सेबल नहीं होगी। क्या बोल रहा? अगर प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन बिजनेस प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय असेसी, अगर कोई असेसी है जो कि अपने प्रॉपर्टी को क्या बोलता है, वो यूज़ करता है एज ए बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो क्या बोलेंगे इसके? तो ये जो कोई कंडीशन नंबर 3 था उसको हम थोड़ी देर में बात कवर करते हैं। पहले ना हम कुछ स्पेशल केसेस हैं उनको पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद हम अपना कंडीशन नंबर 3 पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना सेक्शन 23 पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सब स्पेशल केसेस क्या क्या है वो देख लो। बोलता है कि इफ़ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड अब्रोड, माफ़ करो, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड है अब्रोड में, देन द एनुअल वैल्यू ऑफ द सच प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल। किस केसेस में होगा? अगर वो एसएसी जो है वो आर है, मतलब ओ आर का मतलब क्या है कि वो क्या है, वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, आर ओ आर बोल दो यहाँ पे, रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर आप लोगों ने रेजिडेंसी स्टेटस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अपलोडेड है। अगर आपको फिर भी थोड़ी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा। मैसेज के लिए अभी एक बात बताने की मैसेज कहाँ पे करना है, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप में थोड़ा काम चल रहा है। ठीक है, व्हाट्सएप में थोड़ा कुछ है। अगर कोई व्यक्ति जो असेसी है अगर वो आर है तो ऑलवेज टैक्सेबल होगी। ठीक है, अगर असेसी आर नहीं है, अगर असेसी आर नहीं है मतलब वो क्या है, एनओआर है। एनओआर का मतलब क्या होता है? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर एनआर है। उसके लिए क्या होगा? तो इनकम मस्ट बी रिसीव्ड इन इंडिया होने चाहिए। अगर इनकम मस्ट बी रिसीव्ड इन इंडिया है तो वो इनकम यहाँ पे चार्ज की जाएगी, अन्यथा उस इनकम को हम यहाँ पे चार्ज नहीं करेंगे बिकॉज वो इनकम आउटसाइड इंडिया की है। ठीक है, चल आगे कुछ नोट है। द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वुड बी कंप्यूटेड एज इफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। हम एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे उस प्रॉपर्टी की? एज यूजुअल जैसे हम बाकी प्रॉपर्टी की हम निकालते हैं वैसे ही हम इसकी भी निकालेंगे, बट वो जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोला कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग ऑनरशिप। डिस्प्यूट अगर हो गई कुछ ऑनरशिप में, क्या होती है? मेनली ड्यू टू डिस्प्यूट रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ और प्रॉपर्टी। क्या होती है? मेनली कहाँ होती है डिस्प्यूट होती है टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी में। असेसमेंट कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, assessment cannot be postponed. In such case, person who in a recipient of income or who enjoy the possession of the property is assessable to tax. मैंने अभी यही बताया, मान लो किसी की इनकम कोई हाउस प्रॉपर्टी का ऑनर है और वो ऑनर बोल रहा है कि मुझे कोई भी इनकम रिसीव्ड नहीं हो रही है इस हाउस प्रॉपर्टी से। ठीक है, कोई बात नहीं रिसीव हो रही है, लेकिन कोई और व्यक्ति आके बोल देता है कि भैया मैं यहाँ पे इंजॉय कर रहा हूँ इस प्रॉपर्टी का, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे यहाँ से इनकम आती है। तो जो व्यक्ति बोल रहा है कि यहाँ पे इनकम आती है मेरी, वो यहाँ पे उसका बेनिफिशियल ऑनर माना जाएगा, उसको यहाँ पे हम बेनिफिशियल ऑनर बोलेंगे और उसकी इनकम यहाँ पे चार्जेबिलिटी की जाएगी फिर। ठीक है, कंपोजिट रेंट के बारे में सेक्शन 25 में पढ़ाऊँगा, अभी नहीं पढ़ाऊँगा। अभी पढ़ाऊँगा तो आप सारा भूल जाओगे। मुझे कुछ चीज़ें भी पढ़ानी है ताकि आप समझ जाएं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है,
अब ना कुछ चीज़ें पढ़ते हैं कि कौन कौन सी एग्जाम्शन है, क्या है एग्जाम्शंस, क्या क्या हैं। ठीक, एग्जाम्शन देखो ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट मैं लिखवाऊंगा, आप मत लिखना इसे। तो एग्जम्प्टेड प्रॉपर्टी कौन कौन सी है पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि हमें ये आसानी होगी एमसीक्यू सॉल्व करने में। इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग हाउस प्रॉपर्टी आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। क्या क्या है, पहला एनी वन प्लेस और पार्ट ऑफ देयर ऑफ एन एक्स रूलर प्रोवाइडेड द सेम इज नॉट लेट आउट। इसका टैक्स पॉइंट क्या बोलता है वो पढ़ के बताता हूँ मैं। इफ़ द एक्स रूलर हैज़ अ हाउस प्रॉपर्टी and the part of the self-occupied and remaining let out, then only the self-occupied part of the house property shall be exempted। मान लो कोई व्यक्ति है और जो एक्स रूलर है, ठीक है, और उसकी हाउस प्रॉपर्टी है और उसका पार्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और जो पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी है वो लेट आउट है। तो जो पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी है मैंने यहाँ पे समझाया था ना, अभी यहाँ पे समझाया था ना, कहाँ गया ये, यहाँ पे जैसे ये बिजनेस है और ये स्टे है, बिजनेस स्टे जहाँ पे वो स्टे कर रहा है तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी जाएगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगी। लेकिन जो बिजनेस वाली है वो तो टैक्सेबल होगा, उसके लिए कोई नहीं है, क्योंकि भाई इनकम है और इनकम टैक्स अथॉरिटी छोड़ दे, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट बोलता है हाउस प्रॉपर्टी ऑफ लोकल अथॉरिटी। अगर कोई सी की लोकल अथॉरिटी की हाउस प्रॉपर्टी है तो एग्जाम्प्ट है भैया। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन का कोई अप्रूव्ड हाउस प्रॉपर्टी है तो भी एग्जाम्प्ट है। हाउस प्रॉपर्टी ऑन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल का जो भी स्कूल होते हैं, स्कूल और स्कूल इनका भी हाउस प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट है। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ हॉस्पिटल एग्जाम्प्ट है। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन बीइंग रेजिडेंट ऑफ लद्दाख, अच्छा ओहो ये तो नई बात पता चल गई, लद्दाख में जो रहते हैं भैया उनकी भी तो एग्जाम्प्ट है, ओह हुई, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अच्छा इनका भी एग्जाम्प्ट है, सब तो सारा यही ले जाते हैं। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेड यूनियन। अब फार्म हाउस का मतलब जो एग्रीकल्चर हाउस प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा जो लोग गांव में रहते हैं ना, अगर किसी जो टैक्स भर रहे होंगे तो बोल दो ना भैया हम एग्रीकल्चर खेत में रहते हैं, हम नहीं दे सकते भैया, हम नहीं दे सकते, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज अ चैरिटेबल फॉर चैरिटेबल पर्पज़, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी रख रखी है जो ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं भैया, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो चैरिटेबल एनजीओ जो होती हैं उनकी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो एग्जाम्प्ट है। हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर ऑन बिजनेस ऑन प्रोफेशन, अच्छा अगर किसी प्रकार का हम बिजनेस भी अपना कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी में तो एग्जाम्प्ट है भैया, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये 11 के 11 पॉइंट थे जो एग्जाम्पशन के थे। अब यहाँ पे एक सेक्शन है, एक पॉइंट है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। क्या बोलता है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम को, इनकम को हमें कैसे कंप्यूट करना है अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसकी हमें इनकम यहाँ पे कंप्यूट करनी है। कैसे, द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। ये चैप्टर जो है वो डिवाइडेड है फॉर पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के लिए। पहला क्या है, लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर हमें लेट आउट प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है तो सेक्शन 23(1) पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 23(1) पढ़ना पड़ेगा। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड की प्रॉपर्टी निकालनी है सेक्शन 22(2) सब सेक्शन ए पढ़ना पड़ेगा। और अगर हमें डीएम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी है सेक्शन 23(4) पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमें प्रॉपर्टी नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाइड है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एक्चुअली ऑक्यूपाइड नहीं है बाय द ऑनर, तो सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी पढ़ना पड़ेगा हमें। फिर अगर कोई पार्टली लेट आउट है एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 पढ़ना पड़ेगा। और रिकवरी ऑफ अर्लियर रेंट ऑफ द और अनरियलाइज्ड रेंट, कोई हमें पिछला जो रेंट है वो रिकवरी हुआ या फिर अनरियलाइज्ड रेंट है तो सेक्शन 25A पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 25A पढ़ना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ते हैं, आज की क्लास में हम आपको सेक्शन 23(1) बता देंगे और उसका फॉर्मेट लिखवा देते हैं। उसके बाद आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। उसके बाद हम मिलेंगे कल की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्मेट बना के फटाफट देता हूँ। तो ये हमारा जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है,
कि पॉइंट 1 जो कि हमें लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी याद करनी है। सबसे पहले हम करेंगे लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 में। तो फॉर्मेट क्या है इसका, GAV मतलब है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो उसका अमाउंट होगा जो हमें निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में बहुत कम चांसेस होते हैं इसको गिवन करना। एमटी का मतलब यहाँ पे, एमटी का मतलब खाली नहीं, एमटी का मतलब होता है म्यूनसिपल टैक्स। म्यूनसिपल टैक्स जो पे करता है ऑनर, जो भी म्यूनसिपल टैक्स अथॉरिटी को हम पे करते हैं, ऑनर जो ऑनर पे करे, टेनेंट भी यहाँ पे पे करता है, तो टेनेंट को हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ ऑनर की जो ऑनर पे करेगा वो लेना है, ठीक है। तो उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा ये अमाउंट, बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट को हम बोलते हैं NAV। NAV का मतलब है नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। क्या बोलते हैं, नेट एनुअल वैल्यू। अब जो नेट एनुअल वैल्यू आई है उसमें हम क्या करेंगे, उस पर हम उसके बाद डिडक्शन देते हैं उस असेसी को या उस ऑनर को। क्या लेते हैं, सेक्शन 24 बोलता है, सेक्शन 24 बताता है इसके लिए कि सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलेगा NAV का। जो ये NAV वाली वैल्यू आई है इसका 30% यहाँ पे देंगे हम। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, मतलब जो बोरोड कैपिटल हम लोगों ने किसी बैंक से लोन लिया है फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन या रिपेयरिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। रिपेयरिंग नहीं होता वैसे, कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइंग के लिए होता है। सेक्शन 24(5) में लिखा हुआ है, सेक्शन 24 में लिखा हुआ है कि अगर हम कोई भी बोरोड करते हैं कैपिटल ऑन एनी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ से इसको हम माइनस कर देंगे, इसमें से हम लेके फिर इसमें से माइनस कर देंगे, दोनों को ऐड माइनस, जो बैलेंस अमाउंट बचता है इसमें से ये दोनों माइनस करने के बाद उसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आप बोलोगे सर GAV कैसे निकालते हैं, तो GAV के लिए फॉर्मूला लिखो, कैसे निकालेंगे, हायर ऑफ क्या, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, ठीक है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, इसको हम AR बोलते हैं, और ER का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट। इसको हम बोलते हैं, इसको भी छोटा सा लिख देते हैं, इसके अंदर भी लिखो क्या है, एनुअल लेटिंग वैल्यू, इसको बोलते हैं एनुअल लेटिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं, एनुअल लेटिंग वैल्यू। ये दोनों नाम दे सकता है, ALV और ER। तो कंफ्यूज मत होना कि ER बोल ले कि एनुअल लेटिंग वैल्यू, दोनों का नाम एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो ER है और एक एनुअल लेटिंग वैल्यू है। इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा अमाउंट आएगा उसको हम लेंगे GAV। अब बोलोगे सर चलो ठीक है, यहाँ तक तो हम समझ गए, लेकिन जो ये एनुअल लेटिंग वैल्यू ये कैसे फाइंड करेंगे। हाँ ये बताता हूँ मैं, देखो एनुअल जो लेटिंग वैल्यू है, एनुअल लेटिंग वैल्यू जो है उसको निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चंस के अंदर के क्वेश्चन, कैसे, जिसमें लिखा होगा म्युनिसिपल वैल्यू, जो भी म्युनिसिपल वैल्यू होगी, और फेयर रेंट क्वेश्चन में गिवन होगा। फेयर रेंट का मतलब है कि जो मार्केट के प्राइस का रेंट है वो, इनमें से जो हायर अमाउंट होगा, उसके बाद आपको, और अब इसके बाद आ गया हायर अमाउंट लेने के बाद जो स्टैंडर्ड रेंट जो होगा इसका हमें लेना है लोअर। और ये जो लोअर वाला अमाउंट आएगा, इस लोअर वाले अमाउंट को हम बोलते हैं ALV मतलब एनुअल लेटिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं, एनुअल लेटिंग वैल्यू बोलते हैं हम, ठीक है। अगर आप थोड़ा मोड़ा अभी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहोगे तो इस क्वेश्चन से आपका लेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन मैं कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन, आप मत करना। आप बस क्या करना, जो थ्योरी पढ़ाई है उस थ्योरी को एक बार रिवीजन कर लेना, दैट्स इट। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट में बताइए कि अभी और कौन कौन से सब्जेक्ट की वीडियो आपको चाहिए, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।